1977 में नासा ने दो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जिनका की प्राइमरी एम हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स यानी कि जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स का मिशन ड्यूरेशन सिर्फ 5 इयर्स होने वाला था, लेकिन इनक्रेडिबली आज 45 इयर्स के बाद भी हमें दोनों स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंसानों द्वारा लॉन्च किए गए वो पहले ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सही में इंटरस्टेलर स्पेस पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम वॉयजर्स 1 और 2 की नेपच्यून के बियॉन्ड की जर्नी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगस्त 1977 में सबसे पहले वॉयजर 2 को लॉन्च किया गया था और इस स्पेसक्राफ्ट का प्राइमरी मिशन था हमारे सोलर सिस्टम के सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट यानी कि सैटर्न और उसके मून्स को स्टडी करना। और सितंबर 1977 में जब वॉयजर 1 को लॉन्च किया गया था तो इसका प्राइमरी एम था हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट यानी कि जुपिटर और उसके मून्स को स्टडी करना। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स का मिशन ड्यूरेशन सिर्फ 5 इयर्स का होने वाला था और इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने 4 इयर्स के अंदर ही अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने बहुत क्लेवरली इन स्पेसक्राफ्ट्स के मिशन ड्यूरेशन को और इंक्रीज कर दिया और इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को हमारे सोलर सिस्टम के एज पे मौजूद आइस जायंट्स यानी यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी करने के लिए भेज दिया। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने न सिर्फ यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी किया बल्कि वो यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट्स के काफी आगे निकल गए और इवेंचुअली इनका मिशन हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को स्टडी करने से डीप स्पेस को स्टडी करने में चेंज हो गया। आज के टाइम पे वॉयजर 1 धरती से लगभग 24 बिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है और वॉयजर 2 लगभग 20 बिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे। ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स हीलियोस्फीयर को क्रॉस कर चुके हैं और इंटरस्टेलर रीजन में पहुंच चुके हैं और हम स्पेस के उस पार्ट को इंटरस्टेलर रीजन कहते हैं जहां पर सन से आ रही चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ स्पेस से आ रहे चार्ज पार्टिकल की स्ट्रेंथ से कम हो जाती है। वॉयजर 1 2012 में ही इंटरस्टेलर रीजन में पहुंच गया था और वॉयजर 2 2018 में। लेकिन इन दोनों इनक्रेडिबल स्पेसक्राफ्ट्स की भी लाइफ अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इनफैक्ट साइंटिस्ट का मानना है कि 2025 तक इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की पावर सप्लाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये दोनों स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से डार्क हो जाएंगे। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट पे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगे हुए हैं। ये जनरेटर्स प्लूटोनियम 238 के नेचुरल डिके से निकल रहे आइसोटोप्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और इसी की वजह से इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को इतने लंबे टाइम तक पावर सप्लाई मिलती रही है। इसी के साथ साथ इन दोनों स्पेसक्राफ्ट पे काफी सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं। वॉयजर 1 और 2 हम इंसानों द्वारा न सिर्फ लॉन्च किए गए सबसे फार्देस्ट ह्यूमन ऑब्जेक्ट हैं बल्कि ये आज के टाइम पर स्पेस में मूव कर रहे फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स भी हैं। वॉयजर 1 की करंट स्पीड है लगभग 61,000 किलोमीटर पर आवर या 3.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर ईयर। वहीं पर वॉयजर 2 की करंट स्पीड लगभग 55,000 किलोमीटर पर आवर या 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर ईयर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं। 1977 में जब नासा ने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था तो उन्होंने 176 इयर्स में एक बार होने वाले प्लैनेटरी अलाइनमेंट को यूज किया था। इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट को यूज करके नासा आसानी से इन स्पेसक्राफ्ट्स को अपने डेस्टिनेशन तक भेज सकता था और इसी के साथ साथ जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट्स हमारे सोलर सिस्टम के जायंट्स को क्रॉस करते थे वैसे वैसे इन्हें ग्रेविटी बूस्ट मिलता जाता था और इसी की वजह से इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है। एक बार जब ये स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून को क्रॉस कर गए तो साइंटिस्ट ने इनके कैमरास को बंद कर दिया। इनफैक्ट वॉयजर 1 द्वारा ली गई लास्ट इमेज है ये फेमस पेल ब्लू डॉट जिसमें कि धरती को वॉयजर 1 ने 6 बिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस से फोटोग्राफ किया था और ये धरती की सबसे रिमोट इमेज है आज तक। इंटरस्टेलर रीजन में पहुंचने से पहले इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को टर्मिनेशन शॉक से गुजरना था
जो कि स्पेस का वह रीजन है जहां पर सोलर विंड्स में प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स इंटरस्टेलर स्पेस से आ रहे चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं। टर्मिनेशन शॉक के आगे इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को हीलियो शीथ मिलेगी, जहां पर सन से आ रहे चार्ज पार्टिकल्स इंटरस्टेलर स्पेस से आ रहे चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं और पाइलअप होने लगते हैं। इस पाइलअप की वजह से यह एरिया ज्यादा गर्म और डेंस हो जाता है। हीलियो शीथ के बियॉन्ड है हीलियोपॉज, जहां पर सन से आ रहे चार्ज पार्टिकल्स इंटरस्टेलर स्पेस से आ रहे चार्ज पार्टिकल से ओवरवेल्म हो जाते हैं। वॉयेजर 1 जब 2012 में हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया तो वह डिस्टेंस लगभग 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स थी और यह साइंटिस्ट के लिए काफी बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि इसके पहले उन्हें यह नहीं पता था कि आखिर हीलियोस्फीयर एंड कहां पे होता है। और 2018 में जब वॉयेजर 2 ने भी हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया तो वह भी लगभग 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के डिस्टेंस पे ही था। लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इस पॉइंट के बियॉन्ड सन का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि सन का इन्फ्लुएंस इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे भी मौजूद रहता है। इनफैक्ट वॉयेजर 1 को 300 इयर्स और लगेंगे इससे पहले कि वह उर्ट क्लाउड के इनर एज पे पहुंच सके। उर्ट क्लाउड आइसी प्लैनेटेसिमल्स का एक क्लाउड है जो कि हमारे सन के चारों तरफ घूम रहा होता है। प्लैनेटेसिमल्स वो छोटे पीसेस होते हैं जो कि प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बाद पीछे छूट जाते हैं। उर्ट क्लाउड ही हमारे सोलर सिस्टम के आउटर एज को फॉर्म करता है और वॉयेजर 1 को लगभग 30,000 इयर्स लगेंगे इससे पहले कि वह उर्ट क्लाउड से पूरी तरह से बाहर निकल सके। और इस पॉइंट पे आकर वॉयेजर 1 हमारे सन के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह से बाहर होगा। इवन दो ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स आज इंटरस्टेलर रीजन में पहुंच चुके हैं, लेकिन इनकी इंटरस्टेलर जर्नी अभी शुरू ही हुई है। आज से कुछ 40,000 इयर्स के बाद वॉयेजर 1 कमिलो-पार्टलस कॉन्स्टेलेशन के एक स्टार की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा और वॉयेजर 2 लगभग 40,000 इयर्स में रॉस 248 नाम के स्टार से लगभग 1.7 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस से गुजरेगा और लगभग 296,000 इयर्स के बाद वॉयेजर 2 ओरायन कॉन्स्टेलेशन के स्टार सीरियस से लगभग 4.3 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस से गुजरेगा। हो सकता है कि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इनफैक्ट धरती को भी आउटलास्ट कर जाएं और ये हम ह्यूमंस की इंजेन्युइटी और रेजिलियंस का एक काफी बड़ा टेस्टिमेंट होगा। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स पे गोल्डन डिस्क रखे हुए हैं जिन्हें की गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। इस गोल्डन रिकॉर्ड में धरती की काफी सारी पिक्स है। इसी के साथ साथ धरती के काफी सारे लाइफ फॉर्म्स की भी इमेजेस इस गोल्डन रिकॉर्ड पे हैं। इस गोल्डन रिकॉर्ड पर वेल्स के साउंड और बेबीज की क्राइंग के साउंड भी रिकॉर्डेड है। साथ ही इस गोल्डन रिकॉर्ड पर मोजार्ट, चक बेरी और काफी सारे इंडिजिनस लोगों का म्यूजिक को भी रिकॉर्ड किया गया है और इसी के साथ ही 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स को भी रिकॉर्ड किया गया है। और अगर अपनी लंबी गैलेक्टिक जर्नी में ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स कभी किसी ऐसे प्लैनेट के पास से गुजरते हैं जहां पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस लाइफ फॉर्म्स हैं, तो फिर ये उन लाइफ फॉर्म्स को हम इंसानों के जीवन की एक बहुत ही छोटी सी झलक दे पाएंगे। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.